नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रतापगढ़ से बीजेपी विधायक हेमंत मीणा को भजनलाल सरकार में राजस्व और उपनिवेशन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता समेत प्रतापगढ़ जिले के निवासियों में खुशी की लहर है। बता दें 20 सालों तक प्रतापगढ़ से नंदलाल मीणा ने मंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व करते आए हैं और इनमें सबसे ज्यादा 15 साल तक जनजाति मंत्रालय उन्हें दिया गया है। इस बार फिर से प्रतापगढ़ के विधायक को मंत्री का दायित्व दिया गया है। इसमें भी खास बात यह है कि प्रतापगढ़ से 5वीं बार जो मंत्री चुने गए हैं उन्हीं के पिता नंदलाल मीणा राजस्थान की सरकार में 4 बार मंत्री रह चुके हैं। आमेर के लालबाग की डुगरी के हनुमान मंदिर में पोष बड़ा प्रसाद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हनुमान मंदिर को फूल बंगलों की झांकियों से सजाया गया। भगवान हनुमान जी के हलवा पूरी पकौड़ी का भोग लगाया गया और सभी भक्तों को प्रसाद वितरित की गई है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी हनुमान मंदिर में पोष बड़ा प्रसादी का आयोजन किया गया और सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। डिडवाना के मुखराना में बुरावड़ शहर के नगरपालिका बोर्ड के बैठक पालिका अध्यक्ष भंवरलाल मेघवाल की अध्यक्षता में हुई है और इस दौरान पालिका आयुक्त संजीव कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक के शुरू होते ही कई पार्षदों ने उनके वार्ड में एक भी विकास नहीं करवाने की बात कहते हुए हंगामा किया। जेईए ने नगरपालिका की ओर से करवाए गए विकास कार्य की जानकारी रखी। कई पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और सदन से बाहर चले गए, जिस पर बैठक स्थगित कर दी गई। इसके बाद पार्षदों ने एक लिखित ज्ञापन ईओ को देकर आगामी 7 जनवरी को बैठक वापस रखने का निवेदन किया है। जयपुर स्थित सचिवालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने विधिवत रूप से अपना कार्यभार ग्रहण किया है और इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती शुभ्रा सिंह ने उन्हें बधाई दी। कार्यभार ग्रहण करने के बाद गजेंद्र सिंह स्वास्थ्य भवन पहुंचे और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की और इस दौरान उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जनसेवा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विभाग है। सभी अधिकारी क्रमिक, मानवीय और संवेदनशील अप्रोच के साथ काम करते हुए स्वस्थ एवं समृद्ध राजस्थान का संकल्प साकार करें। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर ऐसे प्रयास करें जिससे प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया जाए। उधर बीजेपी के भजनलाल सरकार ने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई योजना नाम रखा गया है, जिसके बाद सियासी घमासान देखने को मिल रहा। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधा। हमारे संवाददाता सुरेंद्र सोनी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से खास बातचीत की। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनते ही अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार कांग्रेस की कुछ योजनाओं को नाम बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं इंदिरा रसोई की। हाल ही में उन्होंने इंदिरा रसोई के बाद जो है वो अब नाम रख दिया है अन्नपूर्णा। इस पर हमारे साथ राजस्थान के कांग्रेस नेता के कद्दावर प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या बीजेपी को इंदिरा के नाम से इतनी नफरत है कि अब उन्होंने वापस इंदिरा रसोई की जगह अन्नपूर्णा रसोई रख दिया? बीजेपी डरती है इंदिरा जी के नाम से और डर वाजिब है, क्योंकि बीजेपी झूठ, फरेब और धोखे से झूठ बोलकर मस्जिद के नाम पर, मुसलमान के नाम पर डराकर झूठ बोलकर सत्ता में आ गई। कोई बात नहीं, अब आपने इंदिरा जी का नाम हटा दिया तो इंदिरा जी का नाम इनके हटाने से कोई कमज़ोर तो होता नहीं। तो अब आपने अन्नपूर्णा रसोई में पाप ये कर दिया कि रोटी कम कर दी, गरीब को रोटी देना चाहिए, रोटी छीन ली बीजेपी ने। आप में दम है तो फिर योजना ही बंद कर दो ना। आप में दम नहीं है कांग्रेस की एक भी योजना बंद करने का। 400 लोगों को रोटी मिलती थी सुबह, 400 शाम को, अब उन्होंने 200 कर दिया संख्या। धीरे धीरे बंद करने की तैयारी। तो बीजेपी तो गहलोत सरकार की योजनाओं का झुंझुना लेकर घूम रही है। बीजेपी के पास खुद के पास कुछ नहीं है। अच्छा, बीजेपी तो ये कह रही है कि विपक्ष का कोई भी नेता जयपुर में है ही नहीं और विपक्ष इतनी मुखर तरीके से सामने आ नहीं पा रही है क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। बीजेपी ने कुछ क्या सामने आकर करेंगे? क्या बीजेपी जीत गई? हमको रिजेक्ट कर दिया जनता ने, तो हम सामने आकर करेंगे? बीजेपी कुछ कर ही नहीं रही है। बीजेपी ने किया क्या अभी तक? बीजेपी तो रोज सुबह शाम लड्डू पेड़े खाती है, पार्टियां कर रही है। हनीमून पीरियड है बीजेपी का। हम उनके हनीमून के बीच में जाकर कहाँ परेशान हो? हनीमून तो बीजेपी मना रही है, तो हम तो हार गए। अभी तक बीजेपी ने जनता के लिए कुछ किया ही नहीं। कुछ करे तो सही, अभी तक तो बेचारे वो हनीमून पीरियड ही चल रहा है उनका। क्या करें? 2.5 दिन तक मोदी जो है वो राजस्थान में है और आपके बिल्कुल बगल में है, आपके पड़ोस में। प्रधानमंत्री जी जयपुर में है और ये बहुत बड़ी बात है। तो जब प्रधानमंत्री जयपुर में है तो प्रधानमंत्री जी का तो स्वागत है।
हम भी बीजेपी के तरफ से आए तो बीजेपी वालों को क्लास ले रहे हैं, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त जो भी राजस्थान की जनता को वादे किए थे वो वादे पूरे करवाएंगे बीजेपी की सरकार को आदेश देकर। अच्छा, कल जो है वो मंत्री विभाग का बंटवारा हुआ, लेकिन कहा जाता है कि ये पर्ची की सरकार है। लगातार डोटासरा जी ने कहा कि ये बीजेपी की सरकार नहीं है, पर्ची की सरकार है, लेकिन कल जो है वो पीएम मोदी के कार्यालय पहुंचने से पहले ही विभागों की जो लिस्ट है वो आउट हो गई। देखिए, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। बीजेपी की लिस्ट पहले घोषित हुई, बाद में हुई नहीं, इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। अब ये बीजेपी वाले जीत गए, अब उनका कौन मिनिस्टर बना, कौन सा विभाग किसको मिला, ये इनका मामला है, हम क्यों बीच में बोलें। अच्छा, लगातार जिस तरीके से एक सियासी गलियारों में बात निकल कर आ रही है कि लालचंद कटारिया जो है वो कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या अब कयास से भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की नज़र प्रताप सिंह खाचरियावास पर? ये फालतू की बात है। मैं कहीं किसी बीजेपी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस बड़े मंचों से कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी के आने के बाद सारी सरकार है, सारी योजनाएं बंद हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी, किसी का भी नाम नहीं बदला जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में तो ये योजनाएं बंद नहीं हो सकती, नाम ये बदल सकते। यदि ये योजनाएं बंद हो जाएगी तो फिर बीजेपी करेगी क्या? इन योजनाओं के दम पर ही राजस्थान की सारा काम चल रहा है, तो बीजेपी में दम नहीं है कांग्रेस की योजनाएं बंद करने का। अच्छा, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री के पास में जो विभाग होने चाहिए, एक परिपाटी के नाते जो है मुख्यमंत्री ने अपने विभाग अपने पास रखे हैं, किरोड़ी बाबा कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा परेशान हुए? डॉक्टर किरोड़ीलाल जी की बहुत मेहनत रही है सरकार बनाने में, और डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने जिस ढंग से सारे मामले उठाए, सड़कों पर मेहनत की, मुकाबला किया, तो उनको बड़ा सम्मान मिलना चाहिए था। लोग पहले उम्मीद कर रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर उम्मीद कर रहे थे उप मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर उम्मीद कर रहे थे गृह मंत्री बनेंगे, तो उस हिसाब से उनको सम्मान नहीं मिला। ये बड़ी दुख की बात है। अच्छा, कहा जा रहा, लास्ट अंतिम सवाल करूंगा कि प्रताप सिंह खाचरियावास बीजेपी के खिलाफ जल्दी ही सड़कों पर उतरेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद रखेंगे। कहाँ से बुलंद रहेंगे? अभी तो जनता ने टांगे तोड़ी, अभी तो हराया है, अभी रुक तो जाओ, थोड़े दिन तैयारी तो होने दो। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने कहा कि समय समय पर अगर जनता की आवाज़ को लेकर के अगर सड़कों पे भी उतरना पड़ा तो प्रताप सिंह खाचरियावास सड़कों पर नजर आएंगे। कैमरा सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने की रणनीति के साथ उतर चुकी है। कांग्रेस ने भी हार से सबक लेते हुए जीत की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और इसी के साथ अब कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मजबूती देने के लिए प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत महाराष्ट्र के नागपुर में अहिंसा के रास्ते पर सेवाग्राम के गांधी आश्रम में 5 दिवसीय बेसिक सेवा प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। साथ ही राजस्थान कांग्रेस प्रदेश से पहली बार 20 सदस्यीय दल इस प्रशिक्षण के लिए रवाना हो रखी है। इसी पर नवतेज टीवी के संवाददाता ने कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की। राजस्थान में 24 के गढ़ को जीतने के लिए अब कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। हालांकि अब कांग्रेस जो है वो छोटे छोटे गांधी जी से संबंधित जुड़े हुए अहिंसा के कार्यों को लेकर के जो है वो कार्यकर्ताओं में मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में या कार्यक्रम चला रही है। हालांकि जयपुर से 20 सदस्यीय दल नागपुर से 70 किलोमीटर दूर वर्धा, यानी कि गांधी जी का एक वो स्थान जहां से गांधी जी ने सबसे ज़्यादा आंदोलन शुरू किए थे। हमारे साथ में कुछ कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वहां जाकर के ये 5 दिन का बेसिक कैंप उसमें क्या क्या रहेगा। सर, सचिव साहब, यहाँ से 20 सदस्यीय जत्था जा रहा है, तो क्या बेसिकली इस 5 दिन में रहेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी अहिंसा के मार्ग पर चलने वाली पार्टी शुरू से ही रही है। हमारे महात्मा गांधी जी के कदमों पर हम लोग चलते हैं, उनके नक्शे कदमों पर हम फॉलो अप करते हैं और वो अहिंसा के पुजारी कहे जाते हैं। तो ये सेवाग्राम है जहाँ पूरा संपूर्ण जीवन काल महात्मा गांधी जी का कर्मस्थली के रूप में वहाँ गुजरा है और वहाँ से अनेक आंदोलनों को उन्होंने जन्म दिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चाबंदी की। और वो आज हमारे समस्त कांग्रेस, भारतवर्ष की समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी के लिए आज एक मंदिर के रूप में है, सेवा स्थान के स्थल के रूप में, और उसका नाम ही सेवाग्राम है। वर्धा के पास में है, सेवाग्राम उसका नाम है। हम लोग यहाँ पहली बार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से 20 लोगों का जत्था, वहाँ 20 लोगों का एक समूह वहाँ जा रहा है, जिसमें पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता लोग हैं और श्रीमान हमारे मुमताज़ मसी साहब जो उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के और बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग वहाँ, उनके नेतृत्व में हम लोग सभी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोई 24 इलेक्शन से संबंधित नहीं है। ये लगातार चलने वाली एक
प्रक्रिया है वहाँ पर हमेशा प्रशिक्षण शिविर चलते रहते हैं। हमारा ये प्रशिक्षण शिविर जो है ये बेसिक प्रशिक्षण शिविर कहलाता है और इसके अंतर्गत जो हम लोग जा रहे हैं वो 29 तारीख को यहाँ से हम रवाना होंगे और 5 तारीख को हम वापस आएंगे। 4 दिन का वहाँ पर प्रशिक्षण शिविर है। इस प्रशिक्षण शिविर के अंदर गांधी जी के विचारों से अवगत कराया जाता है, गांधी जी की जीवनी से अवगत कराया जाता है, गांधी जी ने क्या क्या मार्ग दिखाया, अहिंसा का सिद्धांत जो है उसके बारे में बताया जाता है। इसके अलावा आज़ादी की लड़ाई के बारे में सारी बातें बताई जाती हैं। तो इस प्रकार की सारी बातें जो हैं वहाँ पर उस प्रशिक्षण शिविर के अंदर हमारे को बताई जाती हैं। ये सतत चलने वाला एक प्रक्रिया है जिसमें कांग्रेस आइडियोलॉजी से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया जाता है और कांग्रेस आइडियोलॉजी के बारे में उनको पूरी जानकारी दी जाती है। नहीं, ये शिविर जो कांग्रेस की आधारभूत जो बातें हैं उनके लिए पार्टी के लोगों को तैयार करने के लिए एक सतत प्रक्रिया है। हाँ, और ये कांग्रेस का जो प्रशिक्षण विभाग है हाँ उसकी देखरेख में ये होता है और महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद और इन सब लोगों ने मिलके देश से कैसे विदेशी हुकूमत को खदेड़ा जाए उसके लिए पूरे भारत को अपने साथ खड़ा कर लिया था। और उसके बाद आज़ादी के बाद जो पुनर्निर्माण का काम था, क्योंकि हम तो जीरो से शुरू हुए थे, सब कुछ आयात होता था, तो वहाँ से लेके और आज अपन स्पेस टेक्नोलॉजी तक बाहर भेजने की स्थिति में आए हैं। तो ये सब हमारे नेताओं का विजन ही था, उससे अवगत कराने के लिए ये प्रशिक्षण चल रहा है। हाँ, और इसमें जाना एक सौभाग्य की बात है, पार्टी के लिए एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में तमाम वो कांग्रेस के पदाधिकारी। एक बार और हम चर्चा कर लेंगे कि जिस तरीके से ये जो 5 दिवसीय कार्यक्रम है, क्या इस कार्यक्रम को लेकर के किस तरीके से कांग्रेस ने तैयारी की है। हालांकि पदाधिकारियों का यही कहना है कि इस कार्यक्रम का 24 के गढ़ से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। हालांकि कांग्रेस जब भी चुनावी प्रक्रिया मोड़ में आती है तो छोटे छोटे कार्यक्रम चला करके कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम करती है। कैमरा सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नमतेज टीवी, जयपुर। खबर कोटा से है, जहां रविंद्र कुमार गोस्वामी ने कोटा जिला कलेक्टर पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रजमोहन बैरवा और राजकुमार सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान डीएम रविंद्र कुमार गोस्वामी ने कहा कि नर को नारायण समझकर लोगों की सेवा करने का संकल्प किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है, जिसका लाभ आम जन को मिल सके। जिला कलेक्टर गोस्वामी ने कहा कि कोचिंग स्टूडेंट की आत्महत्या को रोकने के लिए वह हर प्रभावी कदम उठाएंगे। उन्होंने कल होने वाले आरपीएससी की परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों से अपील की कि वह परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचे ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। देखिए, आपके सामने ही मैंने अभी ज्वाइन किया है और ये प्राथमिकता किस हद तक है ये आपको इसी बात से अंदाज़ा होना चाहिए कि 10 मिनट बाद ही इसके लिए हमने मीटिंग की है। और आप निश्चित मान के चलिए कि इसके अंदर हमारी जो सरकार की प्राथमिकता है वो बिल्कुल टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर है और चाक चौबंद व्यवस्थाएं रहेंगी। जो भी कॉमन नॉर्म्स हैं आपको दे दिया गया हो, वो आपके माध्यम से मैं सभी परीक्षार्थियों से भी अपील करता हूं कि वो समय से पहुंचे, क्योंकि समय के बाद में जो एक निर्धारित समय है उसके बाद में किसी का भी प्रवेश नहीं होता। उससे 1 घंटा पहले के बाद में, जैसे पहले कुछ बार केंद्राधीक्षक को पावर दिए गए थे, इस बार ऐसा नहीं है। परीक्षा से 1 घंटे के जो पहले है उसके बाद में किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सिविल लाइन से बीजेपी विधायक डॉक्टर गोपाल शर्मा ने जयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंचे और नमो टी स्टॉल पर अपने हाथों से चाय बनाकर लोगों को पिलाई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि चाय बनाने वाला साधारण घर का बेटा लोकतंत्र के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ है और पीएम मोदी की योजनाओं से करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उधर राजस्थान में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। बीकानेर में तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि उत्तराखंड के मसूरी के तापमान के बराबर दर्ज किया है। बीकानेर में लगातार कोहरे और शीतलहर के चलते जनजीवन प्रभावित है। शीतलहर के चलते जिला कलेक्टर ने छोटे बच्चों के लिए 9 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है। तेज ठंड के चलते गर्म कपड़ों की डिमांड खूब बढ़ गई है। बीकानेर के नवतेज टीवी के ब्यूरो चीफ के सिंह ने पहुंचकर लोगों से बातचीत की।
राजस्थान की मरुनगरी के नाम से विख्यात शहर बीकानेर में इन दिनों कड़ाके की ठंड है। जमाव बिंदु पर पारा है। अब चूंकि बचाव एक ही तरह से हो सकता है, गर्म कपड़े, और गर्म कपड़ों के अलावा एक अलाव ही बड़ा सहारा है। इस वक्त हम लोग आए हैं बीकानेर के एक मार्केट में। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे तमाम तरह के अलग अलग वैरायटीज से भरे हुए गर्म कपड़े हैं। और ये गर्म कपड़े किस तरह से हैं, क्या है, बात करते हैं। किस तरह के मार्केट में इस बार किस तरह के कपड़े लाए हैं? सर इस बार मार्केट के अंदर सारी वैरायटी है। सर्दी की स्वेटर है, जैकेट है, शॉल है, स्टोल और लंबरगिरी। बिक्री कैसी दिख रही है? बिक्री सर अभी 5-6 दिन से अच्छी है। ठंड आई है कड़ाके की और माइनस ठंड है इस बार बीकानेर में। अच्छा देखिए यहाँ पर ठंड जबरदस्त है, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको। क्या बात करेंगे, यहाँ पुलोवर्स और स्वेटर्स वगैरह सब कुछ बिक रही है। क्या वैरायटीज लाए हैं आप? हमारे पास लेडीज कार्डिगन है, जेंट्स कार्डिगन, स्वेटर है, बच्चों की हुडी है, बच्चों की जैकेट्स है, बच्चों के वेलवेट के शूट है। आप भी खरीदारी करने आए हैं? क्या खरीदारी कर रहे हैं आप? कोई शूटर है, जैकेट ले रहे हैं। अच्छा, जैकेट है। क्या कपड़े महंगे हैं इस बार? महंगे सस्ता हमें आड़ी में लेने पड़े। सर्दी बहुत तेज है। सर्दी की कौन तेज नहीं है सर्दी, माइनस पे चल रहा है टेम्परेचर। तो कोई टावडर कोई मंगावड़ा है जिकर लेवा। और आएंगे तमाम तरह की यहाँ शॉल्स हैं, शॉल है, महिलाएं यहाँ पर लेने आई हुई हैं। बात करेंगे हम। इस बार हम जैकेट लाए हैं, शॉल लाए हैं, गाउन लाए हैं, फरन लाए हैं और हर एक वैरायटी आपको यहाँ पे मिलेगी। और खासकर जो हमारे देहात से जो लोग हैं, उनकी जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए हमने खासकर यहाँ पर सुविधा रखी है। इसके अलावा जो ओवर एज क्लास के जो लोग हैं, उनके लिए भी अच्छी सुविधा हमारे पास। अच्छे क्लास के जैकेट्स भी मिलेंगे, स्वेटर भी मिलेंगे, शॉल भी मिलेंगे। हर महंगा हुआ है, सामान महंगा हुआ है। चीप रेट पर हम आम जनता की खिदमत करना चाहते हैं। ये जो 3 या 4 महीने। कितनी शॉप्स बनी हुई है? लगभग यहाँ पे 32 के आसपास 32 शॉप है। हाँ, बीकानेर में तमाम जगह पर मार्केट लगा हुआ है। क्या कहेंगे, क्या कहाँ से आप वैरायटीज? ये हम लुधियाने से अंदर माल लेकर के आते हैं और करीब 25 साल हो गए इसको काम करते हैं। क्या क्या लाए हैं इस बार इस सर्दी? बार वुलन के अंदर स्वेटर हो गई, जैकेट हो गई, ब्लेजर हो गया, लॉन्ग कोट हो गए, बच्चों के सभी प्रकार के आइटम हो गए। सभी तरह के आइटम? हाँ जी, हाँ जी। महंगाई बढ़ी है? बिल्कुल महंगाई बढ़ी है। देखिए तमाम तरह के जमाव बिंदु के बाद में बीकानेर में बिक्री है वो पूरी तरह से परवान पर है। और सर्दी का जो एक तरह से कहा जा सकता है कि तेज सर्दी में गर्म कपड़े लेने वाले लोग भी। के सिंह, नवतेज टीवी, बीकानेर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के पंचकुला पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया और इस दौरान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। रोड शो टैंक चौक से लेकर विल्विस्टा चौक तक किया गया और रोड शो के दौरान नड्डा ने हरियाणा सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। आज भारत की स्थिति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। भारत आज 5 नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रदेश को आगे बढ़ाने में आपकी दिलचस्पी है, आपकी मन की इच्छा है और उसके लिए आपने सघन साधन भारतीय जनता पार्टी को चुना है। इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज जब आप कह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार, जब आप कह रहे हैं कि तीसरी बार मनोहर सरकार, तो ये बात एक विचार से जुड़ी हुई, एक विचार से जुड़ी। खबर गुजरात की राजधानी गांधीनगर से है, जहां मनसा तालुका के मानिकपुर गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 2016 में साइकिल यात्रा निकाल रखी है। उनकी यात्रा सुरेंद्रनगर के धानथोरा तालुका से बाबा साहेब अम्बेडकर सर्कल, टिकर रोड, हलवद पहुंची, जहां अनुसूचित जाति के लोगों ने भव्य स्वागत किया और हलवद से मालिया के लिए रवाना हुई। बता दें 40 साल के व्यक्ति ने SC, ST, OBC जाति के लोगों की समस्याओं को केंद्र सरकार तक पहुँचाने के लिए यात्रा निकाली है। गौतम बुद्ध के क्रांतिकारी जय भीम साथियों, मैं गौतम बुद्ध हूँ। गांव मानिकपुर, तहसील मानसा, जिला गांधीनगर, गुजरात से 11 जुलाई 2016 में मैंने ये मिशन स्टार्ट किया है। अभी तक मैं गुजरात के 32 जिले, 198 तहसील प्लस उसके गांव करीबन
1,43,1896 किलोमीटर काट चुका हूँ। अभी तो मेरा मिशन यहाँ पर रुकने वाला है नहीं। 14 अप्रैल 2024 के बाद मैं गुजरात छोड़ के जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने वाला हूँ। राजस्थान के फार्मेसी काउंसलिंग विभाग का बड़ा घोटाला सामने आया है। नई सरकार बनते ही इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ है और अब इस घोटाले में कई घोटालेबाजों के नाम सामने आने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में हुए फार्मेसी काउंसलिंग में अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा जब विभाग के आला अधिकारियों के सामने नजर आया तो विभाग के आला अधिकारी एक्शन में नजर आए। वहीं 101 अभ्यर्थियों के द्वारा फर्जी तरीके से या फिर यूं कहें कि कुछ रचित तरीके से जब डिग्रियों का रजिस्ट्रेशन करवाया तो ऐसे 101 अभ्यर्थी सामने आए। हालांकि इसके बाद लगातार विभाग जांच करता रहा और अब विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। हम बात कर रहे हैं फार्मेसी काउंसलिंग विभाग की, जो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और इस विभाग ने 11,000 से अधिक फार्मेसी की फर्जी डिग्रियों का रजिस्ट्रेशन कर 500 करोड़ का भ्रष्टाचार भी बड़े आला अधिकारियों की सरपरस्ती में अंजाम दे दिया। चलिए अब समझिए कि कैसे इस फार्मेसी काउंसलिंग ने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हिमाचल और बिहार से पहले फर्जी फार्मेसी की डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के तौर पर इसका राजस्थान फार्मेसी काउंसलिंग में ऑनलाइन आवेदन करवाया। वहीं फर्जी मेल आईडी बनाकर फर्जी ऑनलाइन सत्यापन भी करवा दिया। पहले तो 101 फर्जी डिग्रियों का सत्यापन करने का मामला सामने आया, लेकिन जब इस फर्जीवाड़े की प्याज के छिलकों की तरह मामले की परत दर परत जांच की गई तो इस विभाग के बड़े फर्जीवाड़े की तस्वीर सामने आई। 11,000 से अधिक फर्जी डिग्रियों का रजिस्ट्रेशन कर प्रति रजिस्ट्रेशन 5 लाख रुपए में करवाने के आरोप भी लगे। अगर इसका गुणा भाग किया जाए तो लगभग 500 करोड़ के आसपास इसका अंक गणित नजर आता है। राजस्थान फार्मेसी काउंसलिंग में हुए फर्जीवाड़े का मामला अब विभाग ने अशोक नगर थाने में दर्ज करवाया है। वहीं थाना अधिकारी ने आईपीसी की अलग अलग धाराओं में यानी कि 420, 468, 467, 471 और 120 बी के तहत इस पूरे मसले को दर्ज किया है। वहीं आपको बता दें कि 18,700 कुल यहां पर फर्जी रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। वहीं प्रति फर्जी रजिस्ट्रेशन के 5 लाख रुपए की राशि की डिमांड की गई थी। वहीं अब यह पूरा मामला कुल 500 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अब इसमें कितनी सच्चाई है यह जांच होने पर पता चलेगा। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में जो शिकायतें प्राप्त हो रही थी उसकी जांच के बाद में सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत इसमें अशोकनगर थाने में हमने एफआईआर दर्ज करा दी है और इसके अंदर चूंकि ये इंटरस्टेट और साइबर से रिलेटेड इश्यूज का मामला है तो इसलिए पुलिस में एफआईआर दर्ज की है। तो अग्रिम जांच पुलिस के द्वारा इसमें संपादित की जाएगी जिससे वास्तविक जो उसके अंदर जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इसमें हमने अभी नवीन संघी व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो इसके अंदर जितने भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहा जाता है कि बिना आकाओं की घर सरपरस्ती में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करना नामुमकिन है। तभी तो साल 2022 में 500 करोड़ की काली और मोटी कमाई बड़े आकाओं तक पहुंच गई। 2022 में किसकी सरकार थी यह हमें बताने की जरूरत नहीं, अब आप समझ तो गए होंगे। चलिए अब इसके तार कहां-कहां जुड़े हैं इसका भी गणित समझिए। 2022 में तत्कालीन रजिस्ट्रार नवीन सांगी ने इस पूरे भ्रष्टाचार की कहानी बनाई। इस भ्रष्टाचार की स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई और ही किरदार है, यानी कि इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड कोई और है। एक बहुत बड़ा लेवल के ऊपर इसमें रेगुलेटरी और रजिस्ट्रेशन का मामला लगता है और इसके अंदर आगे तो पुलिस एजेंसी ही या अन्य एजेंसी जांच करके ही इसके अंदर तह तक जाने के बाद में
क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का मामला है तो उसके अंदर वहाँ पे जाके और जांच करेगी तो जो वर्ष 2022 और 23 के अंदर अत्यधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसकी सत्यता की जांच की जा सकेगी। और तत्कालीन रजिस्ट्रार के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारी भी इस भ्रष्टाचार के किरदार को निभाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे होंगे। अब यह चेन कितनी लंबी होगी इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। इस पूरे भ्रष्टाचार का लबोलुआब यही है कि चिकित्सा विभाग ने भ्रष्टाचार रजिस्ट्रार के खिलाफ अशोकनगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। इस पूरे मामले पर आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत मामला दर्ज हुआ है। नहीं, रेवेन्यू का तो अभी आरोप लगे हुए हैं, आरोपों का भी जो सत्यापन है वो पुलिस को ही किया जाना है। हमारा ये परव्यू नहीं है, ये पुलिस ही इसके अंदर करेगी कि भाई कितने का इसमें वो हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस भ्रष्टाचार के मास्टरमाइंड कानून की गिरफ्त में कितनी जल्दी होंगे और भ्रष्टाचारी कानूनी सलाखों के पीछे कब जाएंगे और कौन कौन से नाम इस भ्रष्टाचार में बड़े किरदार होंगे। वहीं अब इन सवालों का जवाब आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी, जयपुर। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।